नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज हम आपके सामने प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं उन हेडलाइंस के बारे में, उन मुख्य खबरों के बारे में जिनको आपने पढ़ा तो है, लेकिन जिनके पीछे की बातें जानने के लिए आप सभी बहुत उत्सुक हैं। और आज हम धीरे सुस्ते जो है उन पर से कुछ पर्दे हटाते हैं। यूँ तो इस वक्त पूरे भारतवर्ष में बीमारी ही बीमारी की बात हो रही है, किंतु बीमारी छोड़ करके कई अन्य ऐसी चीज़ें भी हैं जो हो रही हैं और मैं उनके बारे में बात करूंगा। एक एक करके मैं देखते जा रहा हूं क्या क्या चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा उफान पर हैं। तो चलते चलते सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने आती है वो है वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन चल रहा है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में इस वक्त अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सारे लोग जो हैं जनता के सामने उतर करके भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियाँ किए चले जा रहे हैं। क्या देखिए, बहुत बड़ा लिंक है जो जिस बीमारी की आप बात करें उस बीमारी में और बंगाल में जिस इलेक्शन की आप बात करें, ये दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और ये दोनों टॉपिक जो हैं वो देश में सबसे उफान पर हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों की हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा जो बीजेपी का महकमा है, मुझे लगता है कि यहाँ से दिल्ली छोड़ के सब अभी पहुँचे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। कांटे की टक्कर है, जाहिर सी बात है, जनता भी जानती है कि वैसे तो राहुल गांधी मान लिया थोड़े लेट आए हैं, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम, इन सब की अगर हम बात करें तो उतनी बड़ी जंग उनके बीच नहीं है जितनी की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो अस्तित्व की लड़ाई है दोनों में। ममता बनर्जी को अपने आप को बचाना है और भाजपा जो है 200 से ज़्यादा सीटों के दावे कर रही है। लेकिन एक बात जो सोचने वाली ये आ रही है, मुझे बार बार जब भी मैं बात कर रहा हूँ बंगाल में अपने मित्रों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, वहाँ से एक बात आ रही है कि जो एक अंडर करंट है उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि अगर बीजेपी और ममता आपस में कांटे की टक्कर के चक्कर में ये कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो रहा है। बिकॉज भविष्य के लिए जो है ये बात सिद्ध होते चले जा रही है कि इन दोनों पार्टियों में एक दूसरे की बुराइयां तो सामने ला ही रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे विचार जनता से ताल्लुक ना रखें, मैच ना करें, बिल्कुल मेल ना खाते हों, लेकिन ये वास्तविक में ये लड़ाई होनी चाहिए थी कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सब एक तरफ, क्योंकि जितनी बड़ी लड़ाई है तब्दील हो चुकी है। हाँ, प्रदेश में भाजपा कहीं नहीं से सब कुछ बनने को तैयार है जी। उसमें सारी बाकी की पार्टियों को एक हो जाना चाहिए था। हाँ, अब इसमें कौन किसका नुकसान कर रहा है, कौन किसका फायदा कर रहा है, इसमें हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्ट, कांग्रेस कहीं ना कहीं चाह रही है कि उसको केंद्र, कांग्रेस द पार्टी इज आइंग द सेंटर पोजीशन, तो उसको वहां जाना है, इसलिए उसको ममता को भी अपने साथ रखना ही है। हाँ, एक ये भी वजह है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि वो जीतती है हारती है, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन लेफ्ट ऐसा नहीं सोच रही। आपने जो एक बड़ी बात उठाई है वो यही मेरे ख्याल से जो अभी आपने कहा, मैं इसी पर आने वाला था। आपने कहा कि लेफ्ट ये नहीं सोच रही है। कारण ये भी हो सकता है कि एक तो महागठबंधन का जो एक पूरा नज़ारा पहले हमने देखा था, जब वो एक तस्वीर आई थी सामने कि दक्षिण भारत में जाकर के सारे नेतागण एक स्टेज पे खड़े हुए थे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम जितने थे। ये मेरे ख्याल से जिस वक्त कर्नाटका में सरकार बन रही थी विपक्ष की, उस समय की बात है। आपको लगता है कि ये संभव है कि जो कुछ राज्य हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रीजनल पार्टीज़ हैं, वो रीजनल पार्टीज़ के हाथ में छोड़ के कांग्रेस बाकी पूरे भारत को अपने अंडर ले से, गुजरात में देयर इज नॉट ए रीजनल पार्टी, गुजरात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए, पंजाब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए, और इस तरह के अन्य राज्य जैसे उड़ीसा में ऑलमोस्ट जो है कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, लेकिन वहाँ भी अगर सर्च दिखाए अपना, तो ये जहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ रीजनल पार्टीज़ को रूल करने दें। जहाँ सेंट्रल की सवाल उठता है कांग्रेस अपनी एक लीडरशिप बना सके, संभव है? ऐसा भारत में फिलहाल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कह लीजिए या एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था हमारे यहाँ, वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार बनाए और बाकी प्रादेशिक पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल जो पार्टीज हैं, वो वहाँ सरकार बनाए। ये फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये अगर वैसे मैं ये जानती हूँ कि इस मुद्दे पर आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं और आप बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा करते रहे हैं।
मेरा ये मानना है कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा की इतनी बड़ी मशीनरी से पार पाना अब किसी के बस की बात अकेले नहीं। भाजपा अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में पेश कर चुकी है और किस तरह से जोड़ तोड़ क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि उनके फ़ोन को टैप किया जाता है और उनकी ऑडियो क्लिप्स वायरल किए जाते हैं। इस तरह के सवाल ममता बनर्जी उठा रही है। हालांकि चुनाव के माहौल में ऐसा होता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का ये एक जो आज सवाल है ये सोचने लायक है। अभी सीईसी की मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, जो सेंट्रल कमेटी है उसकी भी, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला है सामने? वो कहीं ना कहीं जो है ये जो तमाम इलेक्शंस हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस होंगे या वो अब इन इलेक्शंस पे डिस्कशन बंद कर चुकी है पार्टी? मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन के बाद पूरा का पूरा हार का ठीकरा जो है वो फोड़ा गया था राहुल गांधी के सिर के ऊपर, बंगाल में भी के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन ये मीडिया की तरफ से होता है, कांग्रेस के अंदर तो ऐसा कभी नहीं। कांग्रेस के अंदर खुद की भी लड़ाई है, क्योंकि जो दिग्गज नेतागण हैं उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी के कारण ही ऐसा होता है। अब देखिए, समय रहते अगर आप प्रचार प्रसार नहीं शुरू करते हैं, जिस तरह से बड़े चेहरों को पश्चिम बंगाल से दूर रखा गया है बंगाल में, इस पर फिर से सवाल उठेंगे। अब कितनी बन पाई है नहीं बन पाई है, राहुल गांधी अध्यक्ष बनकर लौटते हैं नहीं लौटते हैं, लेकिन एक अंतर्द्वंद जो पार्टी के भीतर है वो CWC के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि सुलझेगा। अब केरला ये अब गृह राज्य बन चुका है राहुल गांधी का इस समय, क्योंकि वो MP तो केरला से ही है। केरला में भी इलेक्शन हो रहे हैं, केरला पर भी वो तवज्जो नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस की तरफ से जो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दक्षिण राज्यों में जाकर रैलियां तो की, कुछ तो किया जी। लेकिन बंगाल में शायद कांग्रेस को पता था कि जीतना तो हमें है नहीं, जीतना तो बीजेपी या TMC जीत लेगी। तो हो सकता है कि ऐसे सोच के साथ कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा, लेकिन अब जब राहुल गांधी हैं रैली कर रहे हैं, वो तो इस वक्त सबके खिलाफ बोल बैठे, उन्होंने TMC के खिलाफ भी कह डाला, बीजेपी के खिलाफ भी कह डाला। लेकिन यही चीज़ है कि जैसा कि आप बता रही हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूटेड एफर्ट शायद इसलिए है बिकॉज लॉन्ग टर्म में उनको ममता बनर्जी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस समय बहुत तीखे प्रहार करना उचित नहीं होगा। जैसे लेफ्ट ने भरसक प्रयास किए हैं चाहे अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वैसा नहीं प्रयास दिखा है। तो उस पर एक वीडियो मैंने डाला भी था कि क्यों जो कांग्रेस जो है अपने आप को दूर रख रही है पश्चिम बंगाल से, जबकि मतलब कांग्रेस का तो वजूद था पश्चिम बंगाल में, भाजपा का तो था ही नहीं। लेकिन इसकी वजह यह भी है कि राहुल गांधी अपने आप को शायद दक्षिण राज्यों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि रिजल्ट क्या आना है। तो राहुल तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, राहुल गांधी को मैंने अक्सर देखा है कि वो हवा का रुख भांप लेते हैं और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये भी वो अब बेहतर डिसाइड कर। लेकिन ये वो समय आ चुका है कि कांग्रेस या तो अब या तो कभी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ अंतरकलह के कारण, इतने बड़े बड़े नेताओं की आपसी नाराजगी के कारण अगर राहुल गांधी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अब ये दिस इज द टाइम व्हेन ही हैज टू थिंक, टेक अ कॉल। एक और मुझे समस्या लग रही है कांग्रेस के साथ की मैसेजिंग की समस्या है उसमें, क्योंकि अब इतने सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो प्रो बीजेपी हो चुके हैं एक तरह से कहा जाए, या ये राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और कहते लंबे समय से वो कहते आ रहे हैं कि मीडिया हमारी खबरें नहीं चलाती, और मीडिया कहती है राहुल गांधी के पास खबरें होती ही नहीं, खबरें तो भाजपा के पास होती हैं। करेक्ट। सो ये जर्नलिस्ट और जो मीडिया हाउसेस और राहुल गांधी के बीच में ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या अंडरस्टैंडिंग की कमी भी मैं नहीं कहूँगी कि अब है, मोदी मीडिया भी है ही ना। देखिए, तो अब यही सवाल उठता है कि कांग्रेस को अपनी मैसेजिंग बढ़ाने के लिए क्या इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ रुख करना चाहिए? खुद भी उसने INC TV नाम का एक अपना चैनल भी स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर। See, these things are baseless. इस तरह के तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा है, ट्विटर है, हर तरह से आप कर सकते हैं, आपको खुद उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है
कि आप अपने आप, वो तो फिर भी आप कुछ भी कर लें, दैट इज सेल्फ प्रमोशन। करेक्ट। आर अदर्स प्रोमोटिंग यू राइटली? दैट इज द क्वेश्चन। जिस तरह से हर एक खबर सांस लेते भी हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, दाढ़ी कटवा लेते हैं, या हर एक खबर है, कांग्रेस की कोई खबर नहीं होती है। सो कांग्रेस इज नॉट गेटिंग द स्पेस इन मीडिया दीज डेज। ये एक बहुत बड़ी वजह है। राहुल गांधी के विचार से ज्यादा कवरेज मोदी की दाढ़ी को मिलती है, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विचार जो है हमेशा कहीं ना कहीं जब एक इतना बड़े पार्टी के नेता कोई विचार व्यक्त करता है, भले ही उस विचार को आप खारिज कर दें या उससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन उसे जनता तक पहुंचाना तो मीडिया का काम है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इवन कोविड वैक्सीन को लेकर भी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले सरकार से कहा था कि हमें अब एक्सपोर्ट करना बंद करना चाहिए, या इम्पोर्ट, इफ आई एम राइटली, आई एम जस्ट नॉट टू वेल अवेयर, बट उस पर रविशंकर प्रसाद ने और तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को खूब घेरा, खूब घेरा, खूब घेरा। और फिर वही कदम राहुल गांधी जी ने जो सजेस्ट किया वैक्सीन को लेके, 2 दिन बाद सरकार उठाती है। तो राहुल गांधी की जो बात है, जो भी अपील है, वो तो डाइल्यूट हो जाती है, और सरकार पहले, क्योंकि आक्रामक अंदाज में भाजपा अपनी बात रखती है। बड़ी बात यह है कि जो अंदाज है वो आक्रामक है, उसको कहने का तरीका ही अलग है। और आज कई बड़े चेहरे हैं भाजपा के पास जो अलग अलग जगह से कह रहे हैं कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो मेन स्पीकर वगैरह हैं, उनका भी जो कनेक्ट दिखाई देना चाहिए जनता के साथ, वो कई बार नहीं दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम अब भारतवर्ष इस बात को समझ रहा है कि ऑपोजिशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ये हम 6, 7, 8 ग्रेड की किताबों से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार, किसी भी लोकतंत्र में सरकार होना ही जरूरी नहीं है, और वो सरकार कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इम्पोर्टेंस रखता है। इस बात को लेकर के बंगाल में भी इस वक्त जीते कोई भी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो जरूर देखने मिलेगा। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो टीएमसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा, अगर टीएमसी की बनती है तो इस बार बीजेपी भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। हालांकि हालात बिहार जैसे ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो बिहार में भी है। हाँ, लेकिन अभी है हिंदुस्तान में अब वही हो गया है, जैसा कि आपने कहा कि जो जितने आक्रामक तरीके से कह सके। लेकिन ममता बनर्जी का जो आक्रमण करने का तरीका है वो तेजस्वी साहब के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा है, रिफाइंड है, बस परिपक्व है वो इस मामले में, उनको मालूम है कि कहाँ हमला करना है और कहाँ नहीं करना। She has been a street fighter। हाँ, उनकी जो इमेज है, छवि है, और हो सकता है कि जनता उनको एक और मौका दे दे, क्योंकि अभी भी तस्वीर तो साफ है नहीं जी, क्योंकि लड़ाई जो है वो बराबर का है, पता नहीं। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर 10-12 सीटों से भाजपा किसी भी राज्य में पीछे छूटती है तो 10-12 सीट तो इलेक्शन के बाद भी इंतजाम कर ही लेती है। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, ओवैसी हैं। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि किसी पार्टी को तोड़ दे। ओवैसी के पास तो कुल मिला के 7 व्यक्ति ही, 7 पीपल ओनली इन इलेक्शन फ्रेम। अगर उसमें 2-3 जीत भी जाते हैं तो भी मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं बन पाएंगे कि वो बदल दें। लेकिन टीएमसी को जिस तेज़ी से तोड़ रही है भाजपा अभी इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद भी क्या आपको लगता है कि टीएमसी टूटेगी? जरूर टूटेगी, क्योंकि अभी तक ही आप देख लीजिए कि जो पिलर्स थे टीएमसी के सारे चले जा चुके हैं। अकेले एक स्तंभ पे अभी खड़ी है सरकार, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। तो अकेले अपने स्तंभ पे, अपने दम पे वो जो भी करें, आई सैल्यूट हर एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, टू कीप फाइटिंग। वन हैज टू कीप फाइटिंग। बट ये जरूर सवाल उठता है कि जिस पर भाजपा बोल रही है एंटी इनकम्बेंसी, आपने कितना काम किया, 10 साल, 1 दशक का मौका आपको मिला। अगर आपने बेहतरीन काम किया होता तो ये लड़ाई आज इतनी यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये बात भी सही है, क्योंकि जनता भी अब उतनी अंधी नहीं रह गई, उतनी अंधविश्वासी नहीं रह गई है, वो कार्य भी देखती है। और बहुत बड़ा फैक्टर एक ये भी होने वाला है कि चूंकि केंद्र में भाजपा बैठी है, अब
ये जो एक मसला उठा कि किसानों के लिए जो योजनाएं होती हैं बंगाल तक नहीं पहुंचती, दवाइयां बंगाल तक नहीं पहुंचती, तमाम चीज़ें जो केंद्र सरकार दावे करती है कि हमने भेजा लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। तो जनता को भी ये लग रहा है कि सरकार टीएमसी की होके क्या फ़ायदा जब केंद्र सरकार की योजना ही हम तक ना पहुंचे, क्योंकि भाजपा एक मजबूत पार्टी बन चुकी है और मैसेजिंग उसकी बहुत स्ट्रांग है, वो मैसेज काफ़ी डीप पेनिट्रेट करा देती है गांव-गांव तक। और तमाम लोग बड़े बड़े नेतागण हैं, फील्ड में हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आज हमने वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में बातचीत की है और बहुत खुल करके बातचीत की है। जिसकी बुराई करनी थी कर डाली, जिसकी भलाई करनी थी कर डाली। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, सच बोलते रहिए, भले ही उसके लिए आपको जो है थोड़ी बहुत जो है कड़वी हुई दवाइयाँ भी पिलानी पड़े जनता को। तो अगर आप सच के पक्षधर हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसा मीडिया आपके सामने आए जो सच बोलने से ना हिचकिचाए नहीं और आपको सिर्फ वही ना परसे जो कि आप सुनना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अनुमोदन करूंगा कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे कि सच्चाई की जो एक लहर हम चलाना चाह रहे हैं वो लहर और बड़ी होती चली जाए। कल की डेट में ऐसी सुनामी बने कि इससे झूठ पूरी तरह से बह जाए। आशा करते हैं कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल करके बैठने के लिए। मैं इस तरह के कार्यक्रम और श्वेता जी को प्रेरित करता रहूँगा कि वो आ करके करें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ।